नमस्कार बच्चों, हमने लास्ट डेज में आपको एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से यूपीएसआई में आए हुए नोटिफिकेशन की एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। उसका पर्पज़ ये था कि आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस पूरी वीडियो में इसके माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि एक एक वो पॉइंट जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट होने से लेकर ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी समस्याएं आती हैं कि उनको पता नहीं होता। फिर पूरी तैयारी होने के बाद ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उनको बाद में परेशान करते हैं। मुझे लगता है इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आपका शिक्षक होने की वजह से जब ये बहुत सारे बार प्रॉब्लम आ चुकी तो मैंने तय किया कि अगली बार इस तरह की समस्या ना आए यूपीएसआई वाले खासकर बच्चों के लिए। तो उनके लिए इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में नोटिफिकेशन को पढ़कर समझकर और भी डिफरेंट तरीके से समझ करके जो भी जानकार लोग थे उनसे बात करते हुए, अपने बहुत सारे पुराने और सीनियर बच्चे भी हैं जिनसे डिपार्टमेंट को इसको जब वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कैसे कैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, क्या क्या वो सोचते हैं, क्या क्या आपको लीनियंसी दी जाती है और किस केस में रिजिड रहते हैं और नोटिस का क्या मतलब है, उन सब चीज़ों पे बहुत ब्रीफ डिस्कशन करने के बाद एक मतलब प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस मैंने आपके लिए कलेक्ट की हैं जो मैं लगातार आपको बता दूँ। सबसे पहली बात यह है कि नोटिफिकेशन 12 अगस्त को आया है और 11 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है अब आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक, शुल्क जमा करने की तारीख भी यही है। साथ साथ कई बार होता है कि पेमेंट लेट के लिए विंडो खुली रहती है तो उसके लिए एक दिन का समय आपको और मिलता है। ये कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको पता है। पदों की बात की जाए तो पद जो है जो प्रॉपर एसआई होता है उसके लिए टोटल पदों की संख्या 4242 है, 4242, जिसमें कैटेगरी वाइज भी अगर देखें तो 1705 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, ओबीसी के लिए 1143, एससी एसटी के लिए 890 और एससी के लिए 890 और एसटी के लिए 42 पद हैं। ठीक, इसके अलावा पीएसी में उप निरीक्षक के पद पर जो प्लाटून कमांडर जिसको कहा जाता है उसमें भी टोटल 135 पद हैं। अलग अलग देखें तो जनरल के लिए 56, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 36, जनरल के लिए 56 थे, ओबीसी के लिए 36, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए 02, मतलब 2 पद हैं। कुल मिलाकर 135 पद यहाँ पर पीएसी में आए हुए हैं। ये बड़ी कॉमन इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग माध्यमों से आपके पास ऑलरेडी होगी तो इसमें कुछ नयापन नहीं महसूस है, बट एक जानकारी तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से विशेष पुलिस सुरक्षा बल, जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, जैसे आप देखते होंगे अक्सर मेट्रो में कई बार पुलिस देखने को मिलती है उनकी सुरक्षा के लिए, तो उसको स्पेशल पुलिस में रखा जाता है। जनरल के लिए 25 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद, ओबीसी के लिए 16 पद, एससी के लिए 12 पद और एसटी के लिए 1 पद। कुल मिलाकर 60 पदों की यहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा थाने में महिला बटालियन, मतलब 2 तरह की पुरुष बटालियन, महिला बटालियन, मतलब एक कॉमन बटालियन होती है, एक महिला बटालियन स्पेशल रखी जाती, उसके लिए 106 पद महिलाओं के लिए स्पेशल आए हैं, जिसमें जनरल के लिए 47, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 1 पद है। ठीक, अब हम यहाँ पर एक एक चीज को आपको समझाते हैं, डिकोड करते हैं, समझाते हैं कि क्या क्या है। जैसे महिला बटालियन वाले पद हैं उसमें 106 पद जो हैं उसमें केवल महिलाएं ही फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष उसमें आवेदन नहीं कर सकते। बाकी सभी पोस्ट में भी जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट का क्राइटेरिया रहता है कि 20 पद रिजर्व रहते हैं, 20% पद रिजर्व रहते हैं, तो वो क्राइटेरिया नोटिस में एक्सपेंड तो नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में ही नियम लागू है तो 20% पद सभी पदों में महिलाओं के लिए आरक्षित ऑटोमेटिक है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर 4000 पद हैं तो उसमें से 20% 800 पद महिलाओं के लिए आरक्षित स्वतः ही हो जाते हैं। अब फॉर्म भरते समय ही आपको प्रेफरेंसेस भरनी है। वैसे तो प्रेफरेंसेस स्टूडेंट स्वयं डिसाइड करते हैं, कैंडिडेट टू कैंडिडेट ये डिफर भी कर सकती हैं, लेकिन जो सजेस्टेड और जो सबसे कॉमन और बेस्ट माना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। पुरुषों के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं, वो सबसे ऊपर एसआई उप निरीक्षक वाले जो थाने वाली पुलिस होती है उसके लिए भरेंगे। दूसरे नंबर पे पीएसी को रख सकते हैं, वीआईपी सुरक्षा बल। तीसरे नंबर पे प्लाटून कमांडर जो मेट्रो जैसी सुविधाओं वाले हमने आपको बताया, ठीक, विशेष सुरक्षा बल। तो पहले नंबर पे एसआई प्रॉपर, दूसरे नंबर पे पीएसी में एसआई जो निरीक्षक होता है, और तीसरे नंबर पे आप प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। महिलाओं की स्थिति में आप ऊपर वाले 2 पदों में, जैसे एक तो थाने वाली जो पुलिस होती है एसआई, उसके लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं, और स्पेशल महिला बटालियन। तो करना ये चाहिए जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे ऊपर वरीयता क्रम में रखना चाहिए प्रॉपर एसआई, एंड ऑन द सेकेंड नंबर जो महिला स्पेशल हैं, जो थाने वाली महिला बटालियन उनके लिए। तो ये 2 लेवल प्रेफरेंस उनके लिए यहाँ से हो जाती है।
अब आती है अगली बात कि वरीयता क्रम में कई बार जैसे एसएससी में बच्चे आप लोग फॉर्म भरते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब प्री हो जाता है, मेंस का पेपर होता है, तो फिर उसके बाद अचानक प्रेफरेंसेस मांगी जाती हैं आयोग द्वारा, तब आप देते हैं, जबकि एसआई के फॉर्म में ऐसा अलाउड नहीं है। आपको वरीयता क्रम फॉर्म भरते समय ही देना है और उसमें कोई बाद में परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वरीयता क्रम सोच समझ के लिया गया निर्णय। मैंने एक सजेशन अपने अनुभव और बाकी बच्चों से बात करके जो बता दिया आपको, लेकिन आपकी अपनी भी कुछ वरीयता हो सकती है। जैसे किसी को लगता है मुझे पीएससी में ही जाना है, तो फिर उसको ऊपर रख सकता है, ये आपका सेल्फ डिसीजन है, लेकिन बेस्ट नॉर्मली यही माना जाता है। यहाँ पर बोर्ड कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी करने वाला नहीं है, बाकायदे क्लियर है कि आप सोचें कि कोई वेटिंग लिस्ट होगी, ऐसी कोई वेटिंग लिस्ट के प्रोविजन नहीं किया गया है। फीस की डिटेल आपको ऑलरेडी पता है, मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ। अब आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फाइनल ग्रेजुएशन होना चाहिए, अपीयरिंग वाले बच्चे यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। एकदम क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक, अब एक बात पे बच्चे बहुत बार कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि वहाँ अधिमानी अर्हताएं, ये एक शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका क्या मतलब है? बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे विचार करिए कि 2 पद या 1 पद बचा हुआ है, लेकिन उसमें 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, तो उसमें किसको चुना जाए? तो यहाँ पर आते हैं कि स्पेशल उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे अगर उनके पास ओ लेवल या फिर प्रशासनिक सेवा का सेना में 2 साल का अनुभव है या एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, तो उस स्थिति में जिसके पास वो पाया जाएगा उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। इन केस दोनों कैंडिडेट के पास ये दोनों अर्हताएं नहीं है, तो उस स्थिति में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। ये हैं अधिमानी अर्हताएं। ये केस कॉमन होता है, सभी एग्जामिनेशन में होता है कि अगर ऐसी स्थिति फंसती है कि पोस्ट एक है और 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, तो ये उसके लिए नियम है। ये बात हमने आपको बता दी। अब आती है सर्टिफिकेट्स की बातें। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, इसके लिए बाकायदे डेडलाइन दी गई हैं, उन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी पर्याप्त समय भी है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे SC/ST सर्टिफिकेट 11 सितंबर 2025 से पहले का कभी भी हो, वो मान्य होगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है स्टेट गवर्नमेंट का, वो 17 दिसंबर 2024 को जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली वही मिलता है। जब आप बनवाने जाएंगे तो अपने आप वही फॉर्मेट मिलता है। आप डेट याद रखिए, 11 सितंबर से पहले का बना होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली, आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो टाइमली इसको बनवा लें, इजीली बन जाएगा। अभी वो अलग बात है, वैकेंसी आ गई तो जितने भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनका बहुत सारी भड़बड़ है, इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन आप उसको बनवा लें। ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 11 सितंबर से पहले का ही लिखा हुआ है नोटिस में। सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब इन्हीं जो टाइम है इसी टाइम ड्यूरेशन का चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये स्टेट का बना होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल। सेंट्रल की वैकेंसी में सेंट्रल का, स्टेट की वैकेंसी में स्टेट का चलता है। क्लियर? तो इसलिए ये स्टेट के अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेट होने चाहिए, स्टेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए सेम कंडीशन है, वो तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद ही बनवाया होगा, 11 सितंबर के पहले ही होगा। तो अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में बनवा लिया है तो वो आपका एप्लीकेबल होगा। जैसे राज्य कर्मचारी जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अगर इस वरीयता क्रम को रखा है, मतलब इसको फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो सर्टिफिकेट जो उनके कर्मचारी का चाहिए कि उन्होंने इस सर्विस को सर्व किया है, वो 11 सितंबर 2025 से पहले का ही होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी वही डेडलाइन दी गई है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये मूल निवास प्रमाण पत्र भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC/ST कोई कैटेगरी हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, जो कि 11 सितंबर 2025 से पहले का। सामान्यतः जल्दबाजी में हम फॉर्म भर देते हैं, हमें लगता है कि एसएससी जैसे डील किया जाएगा। एसएससी में निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी वैकेंसी में नहीं मांगा जाता नागरिकता का प्रमाण, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो डिटेल लिख देते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, उसी से वो चीज़ मान ली जाती है। यहाँ नहीं, यहाँ आपके पास आपके यूपी स्टेट का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उसके पास जो स्टेट के लिए प्रेफरेबल सिचुएशन है वो उसके पास लागू नहीं होती, तो उसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब आता है एज रिलैक्सेशन, और इससे हमने ब्रीफली आपको बताया था, मैं इसको सर डिस्क्राइब कर देता हूं। जनरल कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष और 3 वर्ष उसके साथ एडिशनल रिलैक्सेशन।
कुल मिलाकर 31 वर्ष तक के बच्चे जनरल कैंडिडेट होने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। इतने लंबे समय से वैकेंसी ना आने की वजह से बोर्ड ने इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया है। SC/ST में आप 36 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं, 28 साल प्लस 3 साल और 5 साल का SC/ST का रिलैक्सेशन मिलता है। 21 वर्ष से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि 3 साल का रिलैक्सेशन है, क्या इसका ये मतलब है कि 21 माइनस 3 तो 18 वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अपर लिमिट में रिलैक्सेशन है, लोअर लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी के लिए भी सेम है और उत्तर प्रदेश जो कर्मचारी उनके लिए भी उसी तरह से 3 साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है, बाकी उनको जनरली जो मिल रहा था वही मिलेगा। सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन में जो पेपर का पैटर्न है, 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 4 सेक्शंस होंगे, हिंदी, मूलविद, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मानसिक अभिलेषणता और उसके बाद रीजनिंग प्रॉपर, जिसमें 40-40 क्वेश्चन और ये सब 100-100 नंबर के मानेंगे। ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है। सिलेबस वैसा ही है जैसे 2021 में था। आप नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं, जैसा यहाँ आपको सब सारी डिटेल्स दिख रहे हैं, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। मूल विधि के सिलेबस में बदलाव है क्योंकि इस बीच जो आईपीसी और सीआरपी की धाराएं थी, आपने बीच में सुना होगा कि नागरिक संहिता आ गई है और भारतीय न्याय संहिता आ गई, तो उसको यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके ही क्वेश्चंस आएंगे, नए नियमों के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पुरानी किताबें यहाँ काम नहीं करेंगी। अगर आपको ये नियम पढ़ने होंगे मूल विधि के, तो आपको नई किताबों के जिनमें नया सिलेबस छपा हुआ है उनको फॉलो करना पड़ेगा। मेरी सलाह है कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के अवेलेबल नहीं होंगे, जिसमें BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आता है, अगली बात जो आपको ध्यान देनी है वो आता है कि कई बार बच्चों को मैंने जब आपको शॉर्ट वीडियो में अपडेट किया था तो वहाँ पर भी ये बात की थी कि मूल विधि को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव ना लें, क्योंकि उसके क्वेश्चंस कम आते हैं। पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है उससे एक लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मूल विधि से, संविधान से 16-17 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान जनरल जिसमें स्टेट का लोड थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्टेट की इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा पूछी जाती है, उनके 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के पार्ट में मैथ्स और रीजनिंग दोनों और साथ साथ रीजनिंग का पार्ट अलग पूछा जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, वो सिलेबस में बाकायदे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे पार्ट्स में आपका सबसे ज़्यादा पार्ट जो है 40-40 क्वेश्चन रीजनिंग का तो अलग है ही, और साथ साथ मैथ्स में भी रीजनिंग के क्वेश्चन देखे जाते हैं। कुल मिला के टॉपिक तैयार है तो कोई तनाव नहीं है, नहीं तैयार है तैयार कीजिए। फिर उसके बाद कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि रीजनिंग वाले पार्ट में या मान लीजिए हिंदी वाले पार्ट में हम कम मेहनत करते हैं और उधर मैथ्स और रीजनिंग से हम नंबर उठा देते हैं, तो भी दिक्कत है, क्योंकि हर सेक्शन में 35% का क्राइटेरिया रखा गया है। इसलिए हर सेक्शन में 35% लाना है, तभी आपको एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा। 40 क्वेश्चन में 14 सही होने चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो नंबर कटेंगे नहीं, तो 40 में 14 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। वैसे ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा दिक्कत करता नहीं, क्योंकि जो सिलेक्शन की श्रेणी में लोग पहुंचने वाले होते हैं उनके इतने नंबर सामान्यतः आ ही जाते हैं। इसके अलावा टोटल जो 400 नंबर का है उसमें भी 50% कम से कम होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया कि उन सभी कैंडिडेट्स के नंबर 200 से नीचे चले गए और हमें सिर्फ 200 मतलब हमारी 500 लोग मिले जो 200 नंबर से ऊपर ला पाए, तो सिर्फ उन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा, बाकी पद खाली जा सकते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। मतलब मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर के लोगों को लिया जाता है। अब मान लीजिए कि अनपढ़ अप्लाई कर दें जो बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, तो उस स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि इस भर्ती में अनपढ़ों को भर लिया जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो क्योंकि ये बातें पहले होती थी, नोटिस में कॉमन चल रही, आजकल ये सब समस्या आती नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं 168 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और SC के लिए, SC के लिए हाइट है और ST के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई। वो अपनी हाइट आपको पता होगी, चेस्ट और 79 to 84 कॉमन इन्फॉर्मेशन है, आप अपना नोटिस से देख सकते हैं। इसी तरह से फीमेल्स के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया मैं बताता हूँ 152 सेंटीमीटर और ST के लिए 147 सेंटीमीटर। बाकी वेट और वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं, मेहनत करके कर सकते हैं, बट हाइट आपकी नहीं बढ़ जाएगी, इसलिए ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रनिंग के लिए प्रॉपर आप मेहनत करेंगे, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में मेल्स के लिए और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में फीमेल्स के लिए। थोड़ा मेहनत का काम होगा, अभी तैयारी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन समय रहते इस पर भी आपको कमांड बनानी पड़ेगी। और सिर्फ रनिंग ही है, लॉन्ग जंप वगैरह के लिए कोई स्टैंडर्ड्स ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली। उसके अलावा आप बेसिकली अपने साइन, फोटो, OTR रजिस्ट्रेशन, इन सब बातों पर विशेष ध्यान देंगे। मैंने पहले ही बताया था, जो साइन आप अपलोड करेंगे वो ब्लैक पेन से होने चाहिए,
वाइट पेपर पे होने चाहिए, इंग्लिश में ही साइन करने होंगे और रनिंग लेटर्स में होंगे, ये बाकायदे नोटिस में लिखा हुआ। फोटोग्राफ जो होगा वो रियल टाइम होगा, वो जो आपने देखा होगा वो सेल्फी की तरीके से सबमिट कराते हैं, तो रियल टाइम फोटोग्राफ से ली जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग पॉइंट्स पे जो बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू और अलग अलग तरीके से हमसे पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स को प्रॉपर कवर अप कर दिया है। नोटिस के थ्रू आपको यहाँ से ये दिखाया जा रहा है, इसको आप देख करके साथ साथ उसकी नोटिस के शॉर्ट्स जो क्लिप्स हैं, जो कट पार्ट है, उनके थ्रू आप उस इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह कन्फ्यूजन होने पर आप नोटिस को ही एक्चुअली रीड करेंगे। मान लेते हैं कि कोई मिस्टेक में आपको कन्फ्यूजन होता है, मैंने क्या बोल दिया, तो उस स्थिति में नोटिस को देखिए। मेरे हिसाब से मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप नोटिस जरूर पढ़ लें। ठीक, तैयारी को बहुत बेहतर करें। लगातार मुझसे जो प्रयास किया जा सकता है वो मैं कर रहा हूँ। यूट्यूब पे लगातार क्लासेस आ रही हैं, कुछ स्पेशल बैच लाने की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा, लेकिन क्योंकि समय जो भी है उस हिसाब से काम किया जाएगा। चीज़ें हम ऑलरेडी प्रिपरेशन में लगातार बच्चों को करा रहे थे, आपने उसको कैसे देखा ये अलग बात है। सारी तैयारी को अगर आप लगातार करते आ रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जाम भी एक सामान्य एग्जाम है। ईमानदारी से प्रिपरेशन कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।